नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जुड़ने पर स्वागत करता हूं। आज हमारे विषय बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट अल्टरनेटिंग करंट में जानते हैं जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग सप्लाई, प्रत्यावर्ती विद्युत आपूर्ति का जनन किस प्रकार होता है इसे समझते हैं और एक अल्टरनेटर के स्कीमेटिक डायग्राम को समझते हुए मूलभूत कार्य सिद्धांत को पूरे विस्तार से जानते हैं और फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के आधार पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का समय के साथ आलेख किस तरह से जयावर्ती प्रत्यावर्ती बनता है वो जानते हैं। शुरू करते हैं जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आधुनिक विद्युत शक्ति प्रणालियों में शक्ति आवर्ती की जयावर्ती प्रत्यावर्ती विद्युत साइनोसोडल अल्टरनेटिंग करंट का जो उत्पादन है वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो पावर फ्रीक्वेंसीज हैं जिन आवर्तियों पर विद्युत ऊर्जा का अधिकांश विश्व में उपयोग होता है वो मानक 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज हैं। भारत सहित अधिकांश विश्व में 50 हर्ट्ज की मानक प्रत्यावर्ती धारा का अधिक प्रचलन है। वहीं अमेरिका और अरब देशों में 60 हर्ट्ज की प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। कुल विद्युत ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश इसी मानक 50 या 60 हर्ट्ज की विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पादित किया जाता है और इसी ऊर्जा को ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन की मदद से उच्च विभव पर दूरस्थ स्थानों पर अधिक मात्रा में पारेषण ट्रांसमिशन किया जाता है। तत्पश्चात इस विद्युत ऊर्जा को अलग अलग उपभोक्ताओं के पास वितरित कर दिया जाता है और अंततः इनका इच्छित उपयोग अलग अलग प्रक्रियाओं में कर लिया जाता है। आज की इस वीडियो प्रस्तुति में हम पावर फ्रीक्वेंसी की 50 या 60 हर्ट्ज की अल्टरनेटिंग करंट को किस तरह से पैदा किया जाता है उस जनरेशन के बेसिक प्रिंसिपल को समझेंगे। जयावर्ती प्रत्यावर्ती विद्युत है वो एक आवर्तिक तरंग रूप है जिसमें एक अलग अलग मानों का ऐसा समूह है जो स्वयं को बार बार दोहराता है। ये जो न्यूनतम इकाई है जिसमें सभी मान अलग अलग रूप रखते हैं और जिसका दोहरान होता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा का चक्र या साइकिल कहते हैं। और इस तरह की प्रत्यावर्ती धारा या विभव को एक ही चक्र में दो सममित अर्ध चक्र विभव की ध्रुवता बदलना और धारा की दिशा बदलना बताते हैं। इस तरह से ऐसी विद्युत जो एक निर्धारित समय के बाद अपनी ध्रुवता या दिशा बदलती है उसे हम प्रत्यावर्ती कहते हैं। और एक मानक विद्युत धारा या विभव को हम त्रिकोणमिति के साइन या कोसाइन फंक्शन से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मान शून्य के साथ पहले थोड़ी अधिक तेजी से बढ़ता है, फिर बढ़ने की रफ्तार धीमे होते होते विभव एक ध्रुवता के साथ और धारा एक दिशा के साथ अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है। फिर ये शुरू में कुछ धीमे कम होती हुई और बाद में तेजी से कम होती हुई शून्य मान प्राप्त करके बिल्कुल सममित रूप से धारा दिशा बदलती हुई और विभव ध्रुवता बदलता हुआ स्वयं को दोहराता है और तत्पश्चात यही चक्र बार बार दोहराए जाते हैं। जब किसी चालक या कुंडली को कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष चलाया या घुमाया जाता है तो चालक या कुंडली के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ परिवर्तनशील हो जाता है। और माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार ऐसी स्थितियों में गति के कारण चालक या कुंडलियों में गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक सरल जनरेटर की प्रतीकात्मक चित्र देखें तो उसमें दो स्थायी चुंबक का एक जोड़ा है जो एक उत्तरी ध्रुव की जैसे कार्य करता है और एक दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है और दोनों ध्रुवों के बीच में एक कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ इस स्कीमेटिक डायग्राम में वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट पोजीशन का है। हम व्यवहारिक जनरेटर में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए परमानेंट मैग्नेट स्थायी चुंबक की बजाय विद्युत चुंबकों का इस्तेमाल करते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक आयताकार चालक लूप जो दिखाया गया है वो एक क्षैतिज अक्ष के परी किसी यांत्रिक युक्ति से जब घुमाया जाता है तो अलग अलग कोणीय स्थिति में इस लूप से जुड़ने वाला फ्लक्स जब समय के साथ बदलता है तो इस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। और इन प्रेरित विद्युत वाहक बलों को जो घूर्णनशील कुंडली में उत्पन्न हुए उन्हें दो स्लिप रिंग की मदद से कार्बन ब्रशेस के द्वारा एकत्र करके बाह्य विद्युत भार में आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ ये आयताकार कुंडली इस क्षैतिज घूर्णन अक्ष के परी जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में एक नियत कोणीय वेग से जब घूमती है तो शुरुआती स्थिति में कुंडली का तल चुंबकीय प्रेरण के साथ अभिलंब है और तल का सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ अनुदिश है
और ऐसी स्थिति में चुंबकीय प्रेरण और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल कुंडली से जुड़ने वाला फ्लक्स चुंबकीय प्रेरण सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच के कोण का कोसाइन रूप ले लेगा। और जब कुंडली नियत वेग से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो चुंबकीय प्रेरण के साथ कुंडली क्षेत्रफल सदिश का कोण समय के साथ परिवर्तनशील होगा और उस कोण के कोसाइन रूप से कुंडली के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स भी घूर्णन की इन अवस्थाओं में सतत रूप से परिवर्तनशील रहेगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के माइकल फैराडे के सिद्धांत के अनुसार कुंडली से जुड़ने वाले फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन की दर के समानुपाती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। प्रारंभिक स्थिति में जब घूर्णनशील कुंडली का तल चुंबकीय प्रेरण के अभिलंब स्थितियों में था तो कुंडली से जुड़ने वाला चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय प्रेरण और क्षेत्रफल सदिश के समदिश होने के कारण अधिकतम मान रखता था। लेकिन इस अधिकतम के स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन की ताक्षणिक दर शून्य होने के कारण इस स्थिति में अधिकतम फ्लक्स जुड़ाव के बावजूद भी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य है, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर से उत्पन्न होता है। इस शुरुआती स्थिति में घूर्णनशील कुंडली से जुड़ने वाला फ्लक्स तो अधिकतम है, लेकिन परिवर्तन की दर शून्य होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य है। हम गति के दौरान फ्लक्स का परिवर्तन नीले तरंग रूप से और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इस लाल तरंग रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो क्रमशः फ्लक्स एक कोसाइन रूप है चुंबकीय प्रेरण और क्षेत्रफल सदिश के बीच के कोण का, जो समय के साथ निरंतर नीले वक्र के अनुसार बदलता है। वहीं प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी चुंबकीय प्रेरण और क्षेत्रफल सदिश के बीच में समय के साथ परिवर्तनशील कोण का साइन रूप है, जिसे हमने इस लाल तरंग रूप से प्रदर्शित किया है। जैसे ही कुंडली वामावर्त दिशा में घूमती है, शुरुआती चुंबकीय प्रेरण और क्षेत्रफल सदिश के बीच का अनुदिशन कोण 0 cos 0 का मान अधिकतम फ्लक्स जुड़ाव जो रखता था, वो फ्लक्स जुड़ाव नीले वक्र की भांति कम होने लगता है, क्योंकि चुंबकीय प्रेरण और क्षेत्रफल सदिश का कोण ओमेगा टी समय के साथ बदलता है। और डॉट प्रोडक्ट में बी और एरिया वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों सदिशों के बीच के कोण का कोसाइन फ्लक्स का निर्धारण करता है। और कॉस ओमेगा टी की मान जब कुंडली स्थिति ए से घूर्णन के बाद बी से सी आते समय क्षेत्रफल सदिश का चुंबकीय प्रेरण के साथ कोण सतत रूप से बढ़ के, जो शुरुआत में 0 डिग्री था, cos 0 1 रख रहा था, वो बढ़कर 90 डिग्री जब हो जाता है तो cos 90 शून्य होने पर फ्लक्स का मान, जैसे कि नीले तरंग रूप में दिखाया जा रहा है, ए से सी के समय अंतराल के बीच में लगातार घटता हुआ शून्य हो जाता है। शुरू में घटने की रफ्तार धीमी है, बाद में ये तेजी से घटता है। और इस सी स्थिति पे जब कुंडली का तल चुंबकीय प्रेरण के साथ समांतर हो गया है तो कुंडली से निकलने वाला फ्लक्स जुड़ाव शून्य हो गया है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन की दर सर्वाधिक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी अधिकतम हो गया है। प्रारंभिक ए स्थिति से घूर्णन करती हुई कुंडली सी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र से अभिलंब तल स्थिति से समांतर तल स्थितियों में जब पहुंचती है तो फ्लक्स जुड़ाव अधिकतम मान से शून्य हो गया है। और तत्पश्चात उसी नियत कोणीय वेग से एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में कुंडली का घूर्णन एक बार फिर चुंबकीय प्रेरण के मान को, जो शून्य हो गया था, उससे बढ़ाना शुरू करता है। लेकिन इस बार ये जो फ्लक्स जुड़ाव में वृद्धि हो रही है वो पहले से विपरीत दिशाओं के साथ है। और स्थिति ई में जब कुंडली का तल एक बार फिर चुंबकीय प्रेरण के अभिलंब हो गया है, जुड़ने वाला फ्लक्स का मान अधिकतम हो गया है, लेकिन ये निश्चित रूप से पहली स्थिति से ठीक विपरीत दूसरी दिशा स्थितियों में है। और ए से लेके ई तक इस आदि चक्र स्थितियों में फ्लक्स जुड़ाव लगातार समय के साथ कम हुआ है। और माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन की दर के समानुपाती है। और यहाँ लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है। इस ऋण चिन्ह का जब हम इस्तेमाल करते हैं, E = -n dφ/dt लेते हैं, फ्लक्स का मान बी ए cos ओमेगा टी है, जहाँ ओमेगा टी घूर्णन करते हुए क्षेत्रफल सदिश का चुंबकीय प्रेरण के साथ समय के साथ परिवर्तनशील कोण है। और जब हम अवकलन करते हैं तो cos ओमेगा टी का अवकलन होगा -ओमेगा sin ओमेगा टी, माइनस इस माइनस के साथ धन हो जाएगा, ओमेगा इन नियतांक बी और ए के साथ बाहर गुणज रूप में आ जाएगा। और हम पाएंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल एक साइनोसॉइडल रूप हो जाएगा, NBA ओमेगा sin ओमेगा टी, जहाँ n कुंडली में फेरों की संख्या है, B चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला में मान है, A कुंडली का क्षेत्रफल है और ओमेगा कुंडली की घूर्णन गति है। और हम पा रहे हैं कि फ्लक्स जब लगातार A से E तक घट रहा है, dφ/dt नेगेटिव है,
तो उसको ऋण चिन्ह के साथ जब हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में देखते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ए से ई तक लाल तरंग रूप के अनुसार धनात्मक स्वरूप रखता है। ए और ई स्थितियों में फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन की दर कम होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कम है और शून्य फ्लक्स जुड़ाव की स्थितियों को पार करते समय फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन की दर अधिकतम होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम है। जैसे ही घूर्णनशील आयताकार लूप आधा चक्कर पूरा करके स्थिति ई से आगे घूर्णन करता है तो चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन जो स्थिति ए में एक दिशा में अधिकतम मान रखता था लगातार घटता हुआ स्थिति सी में शून्य होने के बाद ई स्थिति में उल्टी दिशा में अधिकतम हो गया था, वो अब आगे के घूर्णन गतियों के लिए उल्टी दिशा में पहले मान में कम होता है और बाद में पहली दिशा में ही इसका मान बढ़ता है। मान में ये जो परिवर्तन आता है वो शिखर मान के समय परिवर्तन की दर कम रखता है और जीरो क्रॉस करते समय उसमें परिवर्तन की दर अधिक है। और ऐसी स्थिति में इस दूसरे आधे भाग के बाद जब पूरा चक्र पूरा होता है तो फ्लक्स में एक उल्टी दिशा में पहले की जैसे ही परिवर्तन की एक रूपरेखा बनती है और अब फ्लक्स लगातार, अगर हम पहली दिशा को धनात्मक फ्लक्स माने तो वो बढ़ता है और ऐसी स्थिति में पहले आधे चक्र के बजाय दूसरे आधे चक्र में फ्लक्स में परिवर्तन की ध्रुवता उल्टी होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता भी उल्टी हो जाती है और हम पाते हैं कि पहले से उल्टी दिशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल लाल तरंग रूप में हमें प्राप्त होता है। ई और ए स्थितियों में फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन की दर कम होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कम है और जी स्थिति पे जब कुंडली का तल चुंबकीय प्रेरण के साथ अनुदिश हो गया है और क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय प्रेरण के बीच में 90 डिग्री का कोण फ्लक्स जुड़ाव को शून्य बता रहा है, उस समय फ्लक्स में सबसे तेज परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी अधिकतम है, लेकिन ये विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में विपरीत ध्रुवता के साथ है। हमने पाया कि इस चुंबकीय ध्रुव N और S के जोड़े के बीच में जब आयताकार लूप एक पूरा चक्र घूर्णन गति का करता है तो उसके साथ जुड़ने वाला फ्लक्स का एक पूरा समूह परिवर्तन का बन जाता है और आगे की गतियों में इन्हीं तरह के फ्लक्स जुड़ाव परिवर्तनों का दोहरान होता है। हम एक पूरे चक्र को कोणीय 360 डिग्री मानते हुए ये समझ सकते हैं कि एक 360 डिग्री का घूर्णन या पूरा चक्र यहाँ फ्लक्स परिवर्तन और प्रेरित विद्युत वाहक बल की एक पूरी तरंग रूप को उत्पन्न कर रहा है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल इस घूर्णनशील आयताकार चालक पाश में बन रहा है उसके दो सिरे दो प्रास की स्लिप रिंग से जोड़े हुए हैं, जो स्लिप रिंग एक दूसरे से कुचालित हैं और इन स्लिप रिंग के ऊपर कार्बन की ब्रशेज रखी हुई हैं जो घूर्णन के दौरान भी कुंडली के लचीले संपर्क बाहर स्थिर स्थितियों में बनाए रखेगी और अंदर जो प्रेरित विद्युत है उसे हम बाह्य भार के लिए इन ब्रशेज के सिरों पर भार को जोड़कर उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ आयताकार कुंडली जब ओमेगा कोणीय वेग से एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय प्रेरण के बीच में कोण समय के साथ ओमेगा टी रूप से बदलता है और उसका कोसाइन रूप चुंबकीय प्रेरण और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण बनता हुआ बी ए कोस ओमेगा टी के रूप में फ्लक्स का परिवर्तन बनाता है और फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर के समानुपाती प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ ऋण चिन्ह प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोधी स्वरूप को लेंज नियमानुसार समझाता है और E = -N/dt में फ्लक्स जुड़ाव को बी ए कॉस ओमेगा टी रखने पर यहाँ N इस आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या है और जब हम कॉस ओमेगा टी का अवकलन करते हैं माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी तो वो हल करने पर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया है। यहाँ ये साइन फलन के आगे जो गुणज राशियाँ लिखी हुई है फेरों की संख्या N, चुंबकीय प्रेरण का मान B, कुंडली का क्षेत्रफल A और ओमेगा कुंडली की घूर्णन गति रेडियन पर सेकंड में, इन सब का गुणा प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान हो गया है और अधिकतम मान में अगर हम √2 का भाग दे देते हैं तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का प्रभावी RMS मान ज्ञात हो जाएगा। और हम पा रहे हैं कि इस तरह से गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का प्रभावी मान इन चार घटकों पर निर्भर कर रहा है। वो कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती है, अधिक फेरों की कुंडली में अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। वो चुंबकीय प्रेरण के मान पर भी निर्भर करता है। अगर चुंबकीय प्रेरण अधिक शक्तिशाली होगा तो चुंबकीय फ्लक्स जुड़ाव का मान अधिक होगा, फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन की दर भी अधिक होगी और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय प्रेरण के समानुपाती अधिक होगा। वो कुंडली के क्षेत्रफल के भी समानुपाती है, क्योंकि अधिक क्षेत्रफल की कुंडली अधिक मात्रा में फ्लक्स को जब जुड़ाव करेगी तो फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन की दर भी अधिक मान रखेगी और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक हो जाएगा। साथ ही साथ एक जनित्र में
प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान घूर्णन गति पर भी निर्भर करता है। अगर हम अधिक तेजी से कुंडली को घूर्णन कराएंगे तो वो एक चक्र को पूरा करने में कम समय लेगी और ऐसी स्थितियों में फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन की दर अधिक होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक हो जाएगा। हमने देखा कि 2 पोल के जनरेटर में जब कुंडली ने घूर्णन गति से एक पूरा चक्र उत्पन्न किया तो उस समय अंतराल में फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन और प्रेरित विद्युत वाहक बल की एक पूरी तरंग प्रारूप उत्पन्न हो गया है। 1 सेकंड समय अंतराल में ऐसी कुंडली जितने चक्र पूरे करेगी उतने ही चक्र प्रेरित विद्युत वाहक बल के भी दोहराए जाएंगे और किसी आपूर्ति की आवृत्ति 1 सेकंड में बनाए गए इस तरह की चक्रों की संख्या को कहते हैं। और इस तरह के चक्र प्रति सेकंड जो आवृत्ति है उसे हम हर्ट्ज इकाई में नापते हैं। प्रति सेकंड कितने चक्रों की संख्या उत्पन्न होगी, प्रत्यावर्ती आपूर्ति की आवृत्ति क्या होगी, वो इस बात पर निर्भर करती है कि जनरेटर कितनी तेजी से घूम रहा है और जनरेटर में कितनी संख्या में पोल हैं। जब एक कुंडली स्थिर घूर्णन गति से घूम रही है और वो अगर 2 पोल का हमारा तंत्र है तो 1 सेकंड में कुंडली ने जितने चक्र बनाने हैं, घूर्णन प्रति सेकंड जो कुंडली बनाएगी वही उत्पन्न विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति हो जाएगी। हमारी विद्युत आवृत्ति घूर्णन प्रति सेकंड चक्रों की संख्या जो 1 सेकंड में कुंडली घूर्णन के दौरान बनाती है उसके समानुपाती है। यदि इस जनरेटर में पोल की संख्या 2 की बजाय हम अगर 4 कर देते हैं तो हम पाएंगे कि केवल एक आधे चक्र में ही फ्लक्स जुड़ाव की एक पूरी साइकिल हो जाएगी और एक पूरे चक्र में फ्लक्स जुड़ाव की 2 पूरी साइकिल हो जाएगी। तो हम पाएंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपूर्ति भी 2 की बजाय 4 पोल की संख्या लेने पे 2 गुनी हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत आपूर्ति में जब इस तरह से प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है तो उसकी आवृत्ति जनरेटर में चुंबकीय ध्रुवों की संख्या के समानुपाती होता है। हम जो दोनों तथ्य हमने पाए थे, प्रत्यावर्ती जनरेटर की आवृत्ति घूर्णन की प्रति सेकंड चक्र संख्या के समानुपाती है और यही आवृत्ति जनरेटर में पोल की संख्या के भी समानुपाती है। हम कह सकते हैं कि घूर्णन की चक्र प्रति सेकंड और ध्रुवों की संख्या के गुणनफल के समानुपाती हमारी उत्पन्न आवृत्ति है। और अगर मशीन 2 पोल की है तो प्रति सेकंड घूर्णन की संख्या और आवृत्ति बराबर होगी। 4 पोल के लिए आवृत्ति का मान घूर्णन प्रति सेकंड से 2 गुना होगा और हम इन जनरल किसी भी p संख्या के लिए उत्पन्न आवृत्ति की संख्या घूर्णन प्रति सेकंड के साथ इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर हमें जनरेटर में घूर्णन प्रति मिनट दिए हुए हैं, 1 मिनट में घूर्णन की संख्या कैपिटल N दी गई है, तो आवृत्ति को हम पोल संख्या और RPM के गुणनफल में 120 का भाग देके भी प्राप्त कर सकते हैं। जयावर्ती प्रत्यावर्ती धारा का जो विद्युत रूप है वो हमारी आधुनिक विद्युत ऊर्जा प्रणाली का सबसे प्रमुख आधार है। पूरे विश्व में अधिकांश विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जयावर्ती प्रत्यावर्ती रूप में होता है। हमारे विद्युत के संयंत्र चाहे वो कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या जल विद्युत से चलने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हो, पवन चक्कियों के द्वारा चलने वाली विंड एनर्जी सिस्टम्स हो या सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स हो, ये सभी अलग अलग तरीक़ों से विद्युत ऊर्जा पैदा करते हैं। विंड टरबाइन, हाइडल टरबाइन और न्यूक्लियर और थर्मल दोनों में स्टीम टरबाइन की मदद से हम इन सभी संयंत्रों में टरबाइन से उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर को दिया जाता है। और जनरेटर जो थर्मल, न्यूक्लियर और हाइडल प्लांट में सिंक्रोनस जनरेटर हैं और विंड टरबाइन में डबल फेड इंडक्शन जनरेटर हैं, वो हमारे लिए 50 हर्ट्ज की या 60 हर्ट्ज की मानक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी की प्रत्यावर्ती आपूर्ति उत्पन्न कर देते हैं। वहीं ये सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम जो डीसी जनरेट करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर की मदद से उसे हम स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज की अल्टरनेटिंग करंट बनाकर इस्तेमाल योग्य बना लेते हैं। वास्तविक व्यवहारिक अल्टरनेटिंग सप्लाई को पैदा करने वाले जनरेटर अल्टरनेटर्स हमारे प्रतीकात्मक रूप से समझने के लिए इस्तेमाल किए गए अल्टरनेटर से अलग प्रकार की और कुछ जटिल संरचना रखते हैं। एक वास्तविक व्यवहारिक जनरेटर में जो कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र है वो घूर्णनशील होता है और आर्मेचर कुंडलियां जिनमें हम उच्च विभव पे उच्च धारा के साथ उच्च शक्तियों का निर्माण करते हैं, वो स्थिर अवस्था में स्टेटर के रूप में विन्यासित होती हैं। एक स्टेटर में हम वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मोटे तार के अनेक फेरों की आपस में जुड़ी हुई कई कुंडलियां होती हैं। जबकि रोटर में हम एक दिष्ट धारा स्रोत से उत्तेजन देके एक स्थिर मान का चुंबकीय प्रभाव पैदा कर लेते हैं
और उसे किसी यांत्रिक युक्ति की मदद से जब घुमाते हैं तो स्टेटर की इन फिक्स्ड कुंडलियों से जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है और स्टेटर में एक 3 फेज की प्रत्यावर्ती स्टैंडर्ड मानक 50 या 60 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। हालांकि एक प्रतीकात्मक जनरेटर और एक वास्तविक जनरेटर की संरचना में अंतर है, लेकिन दोनों के कार्य सिद्धांत मूलतः एक ही प्रकार के हैं। दोनों माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण या गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सभी जनित्र संयंत्रों में जहां घूर्णनशील अल्टरनेटर प्रत्यावर्ती विद्युत का उत्पादन करते हैं, उत्पादित विद्युत ऊर्जा के अधिकतम विभव का मान एक निर्धारित सीमा में ही रखा जाता है। लेकिन जब हम ऊर्जा कुशल तरीके से अधिक शक्ति को लंबी दूरियों में उपभोक्ताओं के पास भेजने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग करते हैं तो ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज के लेवल को बढ़ाकर अधिक कर लिया जाता है और हम भारत में 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी के प्राइमरी ट्रांसमिशन और 132 केवी के सेकेंडरी ट्रांसमिशन में बड़ी मात्रा की शक्तियों को दूरस्थ स्थानों पर आगे वितरण के लिए भेज देते हैं और अलग अलग उपभोक्ताओं के उपयोग की वोल्टेज अलग अलग होने के कारण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इन्हें उपभोक्ताओं के पास स्टेप डाउन करके सुरक्षित निम्न स्तर की वोल्टेज पे अंतिम उपभोक्ता के पास प्रत्यावर्ती विद्युत की आपूर्ति पहुंचा देते हैं। सभी सब स्टेशंस पे ट्रांसफार्मर के साथ वोल्टेज को नियंत्रण करने की युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। सब स्टेशंस पे हमारे पास ट्रांसफार्मर के साथ फेरों के अनुपात को बदलकर वोल्टेज को निर्धारित विभव मान पर नियंत्रित करना भी आसान हो जाता है। उपभोक्ताओं के नज़दीक उनके परिसरों के पास ये एक बहुत बड़ी औद्योगिक संस्थान हो सकता है, एक बड़ा संस्थान हो सकता है या सामान्य घरेलू उपभोक्ता हो सकते हैं। हम विभव मान को एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से घटाकर सुरक्षित और उपयोगिता अनुरूप 33 केवी, 11 केवी या 3 फेज में 415 वोल्ट और सिंगल फेज में 230 वोल्ट बना सकते हैं। हम इस तरह की प्रत्यावर्ती 50 या 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत आपूर्ति का इस्तेमाल घरों में अनेक व्यवस्थाएं और प्रणालियों को शक्ति और ऊर्जा देने में करते हैं। हम इनकी मदद से प्रकाश व्यवस्थाएं करते हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन और कूलिंग करते हैं, मोटर और दूसरे उपकरणों का संचालन करते हैं, औद्योगिक गतिविधियां की जाती हैं। उम्मीद है इस खूबसूरत लर्निंग वीडियो की मदद से आप प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का जनन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक अल्टरनेटर की कार्यप्रणाली और उसमें फ्लक्स जुड़ाव और फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन के अनुरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल किस तरह से बनता है, उनकी जो कोसाइन और साइन वेव रूप है और एक अल्टरनेटर में फ्रीक्वेंसी का निर्धारण और विभव मान का निर्धारण किस तरह से किन कारकों पर निर्भर करता है, वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारी इसी श्रृंखला की दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही परीक्षा उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। आप उन्हें अपने अध्ययन के साथ साथ दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल से परीक्षा उपयोगी नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस का सपोर्ट चाहते हैं तो चैनल की यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।